वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी मर्डर मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि असल में भी एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जहां पर हम दो लोगों को देखते हैं और दोनों ही आदमी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले हैं, जिसमें पतले पुलिस वाले का नाम निकोलस स्पिट्ज है, जो हाल ही में अपने डिटेक्टिव के एग्जाम में फेल हो गया है। दूसरे पुलिस वाले का नाम जिमी है। ये निकोलस का दोस्त है। जिमी सरप्राइज होकर पूछता है, ओह तुम तो फिर से फेल हो गई। गाइस, हम पूरी मूवी में निकोलस को निक कह के बुलाएंगे। इसके बाद हमें निक की वाइफ दिखाई जाती है, जिसका नाम ऑड्री है, जो कि एक हेयर ड्रेसर है और वो निक और अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो निक से प्यार नहीं करती, बस वही अपनी घिसी पिटी लाइफ से वो बोर हो चुकी है। वैसे इन लेडीज को देखकर गाइस मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एक बंदर दूसरे बंदर के बालों में से जू नोच रहा हो। इसके बाद हमें फिर से निक दिखाया जाता है, जो कि शॉपिंग करने आया है। और निक सच में बिल्कुल हमारी तरह काफी कंजूस है और ये हर मिडिल क्लास आदमी की कहानी है। इसके बाद निक और जिमी अपनी बीवियों के साथ डिनर पर जाते हैं और आज निक की 15th मैरिज एनिवर्सरी है। निक अपनी वाइफ से ये बात छुपाना चाहता है कि वो फिर से डिटेक्टिव के एग्जाम में फेल हो गया है, तो जिमी की वाइफ निक को बार बार डिटेक्टिव डिटेक्टिव कह के उसका काफी खर्चा करवाती है। भाई, कंजूसों का पैसा खर्च करवाने का भी अपना ही अलग मजा है और बेचारा निक कुछ कर भी नहीं सकता, वरना जिमी की वाइफ ऑड्री को बता देगी कि निक फिर से एग्जाम में फेल हो गया है। इसके बाद ऑड्री घर लौटने के बाद निक से कहती है कि तुमने जब मुझसे शादी की थी तब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यूरोप की ट्रिप पे ले जाओगे, मगर आज शादी को 15 साल हो गए हैं, कहाँ है हमारा ट्रिप। तो निक कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है और हम यूरोप ट्रिप पे जाने वाले हैं। इसके बाद अगले ही दिन निक और ऑड्री अपने हनीमून पे जाने लगते हैं और वो भी 15 साल लेट, मगर देर से ही सही जा तो रहे हैं। और फ्लाइट के दौरान निक जल्द ही फैल जाता है, तो ऑड्री चुपचाप फ्लाइट के हाई क्लास केबिन में चली जाती। जब ऑड्री खाने पर अपनी दुश्मनी निकाल रही होती है, तब उसे एक आदमी ध्यान से देख रहा होता है और इस आदमी का नाम चार्ल्स कैवेंडिश है और चार्ल्स अच्छा खासा पैसे वाला आदमी है। चार्ल्स ऑड्री से पूछता है कि क्या तुम लोग यूरोप जा रहे हो, तो ऑड्री बताती है कि मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून पे जा रहे हैं और वो भी 15 साल लेट। और फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच में बातें चालू हो जाती हैं। चार्ल्स बताता है कि मेरी फियांसे ने मुझे छोड़कर मेरे अंकल से शादी कर ली है। जब ऑड्री को चार्ल्स के अंकल का नाम पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके अंकल का नाम मैल्कम क्वींस है और वो एक करोड़पति आदमी है। चार्ल्स बताता है कि मैं अपने अंकल की याच पार्टी में जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। उनकी पार्टी बर्बाद करने का मेरा प्लान है। वहीं अब तक निक भी जग चुका था और वो यहाँ तक आ जाता है और वो ऑड्री और चार्ल्स को बातें करते हुए देख लेता है और वो काफी जेलस है और वो इनकी बातों में भंग डाल देता है। तो चार्ल्स इन्हें फिर से याच पार्टी के लिए इनवाइट करता है। निक इस पार्टी में जाना नहीं चाहता, मगर ऑड्री निक को मना लेती है, यह कहकर कि याच पर हाई क्लास पार्टी होने वाली है और वो हमारी बस ट्रिप से कहीं गुना ज्यादा बेहतर होगी। तो बेचारा निक कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऑड्री की बात मान जाता है। इसके बाद इनका प्लेन स्पेन में लैंड कर जाता है और ये लोग चार्ल्स के साथ उसकी मस्त सी कार में निकल जाते हैं। और फिर हमें एक गजब का याच दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है चार्ल्स की एक्स फियांसे से, जिसका नाम सूजी नाकामुरा है। इसके बाद एंट्री होती है टोबी क्वींस की, जो कि चार्ल्स के अंकल का इकलौता लड़का है। और गाइस, ये अब सूजी का स्टेप सन है, मगर एज के हिसाब से ये सूजी के फादर बनने लायक है। अजीब रिलेशन है। इसके बाद ऑड्री न्यूज पढ़कर निक को बताती है कि 23 साल की सूजी ने 70 बिलियन की जायदाद के लिए कब्र में लटके हुए एक बुड्ढे से शादी की है। इसके बाद ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। तभी इनकी मुलाकात ग्रेस बलाड नाम की एक्ट्रेस से होती है। ये लेडी मूवी के अंदर भी एक्ट्रेस का रोल कर रही है। ग्रेस भी यहाँ पर पार्टी में आई है। ऑड्री जेलस होकर बोलती है कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, तो चार्ल्स बताता है कि सुंदर ना, उसकी लिप्स, नोज, चिन सब नकली हैं, सब सर्जरी का कमाल है। इसके बाद एंट्री होती है कर्नल चार्ल्स ओलेंगा की, जो कि मैल्कम का अच्छा दोस्त है और ये अपने बॉडीगार्ड सार्जी के साथ पार्टी में आया है और बेचारी ऑड्री ओलेंगा को देखकर डर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि मुंबई के महाराजा विक्रम शिवान गोविंदन है। इसके बाद ये धांसू सा याच यहाँ से निकल जाता है और पार्टी भी चालू हो जाती है, जहाँ पर विक्रम सभी को कार्लोस से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि एक कार रेसर है, जो कि आने वाली ग्रैंड पिक्स में पार्ट लेने वाला है। इसके बाद हमें मेडिटेरियन सी का सीन दिखाया जाता है और फिर पार्टी में एंट्री होती है चार्ल्स के अंकल मैल्कम क्वींस की और उनके साथ उनकी न्यू ब्राइड सूजी भी है। और ये बुड्ढा तो सच में आधा कब्र में लटका हुआ है। मैल्कम फिर सभी के सामने कुछ वर्ड्स बोलता है और कहता है
कि तुम सभी लोग लीचेस हो जो कि मेरी वसीयत यानी मेरी जिंदगी भर की कमाई को चूसना चाहते हो, और इसलिए मैंने अपनी न्यू वसीयत तैयार की है जिसके हिसाब से मेरी सारी धन संपत्ति सिर्फ और सिर्फ सूजी को जाएगी और आज के बाद तुम सबका मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। और ऐसा सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड थे और काफी गुस्सा भी। ग्रेस पार्टी हॉल से चली जाती है और जब मैल्कम अपनी विल पर साइन करने वाला था तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है और फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, और जब लाइट आती है तब तक बुढ़ा मैल्कम मर चुका था। उसे किसी ने चाकू से मार डाला था। जब सभी लोग ओलेंगा को शक भरी निगाहों से देख रहे होते हैं तब वो अपनी सफाई देता है कि भले ही मेरी एक ही आंख हो पर फिर भी मुझे इतना तो दिखाई देता है कि मैल्कम को किसी ने चाकू से मारा है। ओलेंगा अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए चाकू बाहर निकालकर भी दिखाता है। ऑड्री सभी को बताती है कि उसके हस्बैंड एक डिटेक्टिव हैं। खैर निक तो एग्जाम में फेल हो गया था मगर ऑड्री को थोड़ी ना पता है कि निक फेल हो चुका है। निक बताता है कि बॉडी को कोई भी टच नहीं करेगा और अब सभी लोग अपने रूम में जाइए और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि आप सभी में से ही कोई एक मर्डरर है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन याच के डॉग होने पर ही की जाएगी। फिर सभी लोग अपने रूम के लिए निकल जाते हैं और क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए पार्टी हॉल को भी लॉक कर दिया जाता है। वहीं अपने रूम में निक और ऑड्री मस्त खाना खा रहे होते हैं। खैर उन्हें कौन सा फर्क पड़ता है किसी अनजान बुड्ढे के मरने से। ऑड्री को लगता है कि इस मर्डर में कम से कम 2 लोग शामिल हैं, एक ने बिजली काटी और एक ने बुड्ढे को मारा। इसके बाद रात को सोते समय ऑड्री को एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है तो सभी लोग जल्दी से चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि मैल्कम के बेटी टोबी ने खुद को गोली मार ली है। खैर उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है तो निक इस रूम को भी लॉक करने के लिए कहता है। इसके बाद ये याच मोंटे कार्लो पहुंच जाता है और इसके बाद पुलिस वाले याच पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हैं, जहां पर डिटेक्टिव लॉरेंट सभी से कहता है कि मैं आप लोगों को पूछताछ के लिए एक एक करके बुलाने वाला हूँ, बेहतर होगा आप सभी लोग सच बोलें। इसके बाद डिटेक्टिव सभी लोगों से पूछताछ करता है और सभी लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। खैर कार्लोस तो कहानी सुना भी नहीं सकता क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो इशारों में ही बताने लगता है। डिटेक्टिव ओलेंगा से पूछते हैं कि किसी ने बॉडी को टच किया था तो ओलेंगा को याद आता है कि उसने तो मैल्कम की बॉडी से चाकू निकाल कर दिखाया था, मगर ओलेंगा झूठ बोल देता है कि किसी ने भी बॉडी को टच नहीं किया, नोबडी। डिटेक्टिव फिर पूछता है कि क्या किसी को पार्टी में कोई अजीब चीज दिखाई दी थी तो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि अमेरिकन्स। गाइस ये लोग निक और ऑड्री की बात कर रहे हैं। इसके बाद निक वगैरह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। डिटेक्टिव इन्हें टोबी का सुसाइड नोट दिखाकर बताता है कि इस नोट में टोबी ने अपने फादर के मर्डर करने की बात कबूल की है। ऑड्री बोलती है कि जरूर कोई टोबी को फंसाना चाहता है और टोबी तो ऑलरेडी मर चुका है। तो डिटेक्टिव बोलता है कि इस पार्टी में सभी लोग एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं तो वो लोग किलर तो नहीं हो सकते, तो मेरा शक तो तुम लोगों पर है और शायद तुम लोगों ने ही मैल्कम को मारा है। तो ऑड्री बताती है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अजनबी हैं और मैल्कम को मारकर हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो डिटेक्टिव कहता है कि शायद तुम लोगों ने मैल्कम को मारने की सुपारी ली होगी। इसके बाद डिटेक्टिव निक से अकेले में बात करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं किया? तुम न्यूयॉर्क में पुलिस सार्जेंट हो और तुम्हारा नाम निकोलस स्पिट्स है। तुम अपनी बीवी से झूठ बोल सकते हो कि तुम एक डिटेक्टिव हो मगर मुझसे नहीं, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम लोग ये कंट्री छोड़कर अमेरिका वापस नहीं जा सकते। और ऑफिसर कसम से मैं साबित करके रहूंगा कि तुम और तुम्हारी बीवी ही इन दोनों मर्डर के जिम्मेदार हैं। गाइस ये डिटेक्टिव तो खिसका हुआ लगता है। निक वगैरह का इस मर्डर से कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी ये आदमी निक को फंसाना चाहता है और अब निक भी काफी सीरियस है। इसके बाद हमें ग्रैंड पिक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक और ऑड्री रेस देखने आए हैं, मगर ऑड्री का ज्यादा ध्यान केस सॉल्व करके खुद को इनोसेंट प्रूव करने में है। और इस मर्डर के 3 रीजन हो सकते हैं, पैसा, प्यार और बदला। तो ये दोनों सभी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। ऑड्री ओलेंगा और उसके बॉडीगार्ड से बात करने लगती है और निक विक्रम से बात करता है। निक को पता चलता है कि कार्लोस के पिता मैल्कम के लिए रेस में हिस्सा लिया करते थे, मगर मैल्कम की वजह से कार्लोस के पिता का एक्सीडेंट हो गया था। तो कार्लोस के पास मैल्कम को मारने की अच्छी खासी वजह थी। और फिर सभी से बातचीत करने के बाद निक और ऑड्री आपस में डिस्कशन करते हैं कि सूजी सबसे ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि किसी को भी उस पर शक नहीं है, और वैसे भी जो शक के दायरे के बाहर होता है वही ज्यादातर कातिल होता है। मगर निक को चार्ल्स पर भी शक है, मगर ऑड्री निक की बात काट देती है कि बस करो निक, तुम बस चार्ल्स से जलते हो। तभी इनके रूम में एक एनवेलप आता है और वो भी डोर के नीचे से। नोट पे लिखा हुआ था कि रूम नंबर 802 में आ जाओ। और इन दोनों को लगता है
कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, तो निक सेफ्टी के लिए अपना वेपन रेडी करने लगता है और फिर ये दोनों बड़े ध्यान से रूम नंबर 802 में जाने लगते हैं। मगर ओलेंगा का बॉडीगार्ड सार्जी पीछे से यहाँ पे आ जाता है और इन पर गन तान देता है। वैसे इस भालू के हाथ में ये छोटी सी गन काफी अजीब लग रही थी। सार्जी बताता है कि 1994 में एक दिन किसी ने मैल्कम पर बॉम्ब फेंका था, तो कर्नल ओलेंगा ने अपनी जान पर खेलकर मैल्कम को बचाया था और बेचारे कर्नल ओलेंगा 9 महीनों तक कोमा में पड़े रहे और जब उनको होश आया तब उन्हें पता चला कि उनकी फियांसे ने अब मैल्कम से शादी कर ली है। निक भी सरप्राइज होकर बोलता है कि मैल्कम की नजर हमेशा दूसरों की औरतों पे क्यों रहती है, मगर सार्जी आगे कंटिन्यू करता है कि कर्नल ओलेंगा की फियांसे मैल्कम के बच्चे को जन्म देते हुए मारी गई। मगर एक रात कर्नल ओलेंगा ने मुझसे पूछा कि अगर मैल्कम को मारा जाए तो कैसे मारा जाए, तो मैंने उन्हें बताया कि मैल्कम को ऐसी जगह मारा जाए जहां पर काफी सारे लोग हों, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो सके और किसी को भी पता न चले कि रियल मर्डरर कौन है। तभी इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, तो सार्जी इन दोनों को एक अलमारी में बंद करके बोलता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत निकलना। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि किसी ने सार्जी को गोली मार दी है और फिर सार्जी मारा जाता है। तो ये लोग डर के खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे रूम तक पहुंचकर अंदर घुस जाते हैं। मगर अंदर तो विक्रम और ग्रेस का रोमांस चल रहा था, तो ये लोग बेड के नीचे छुप जाते हैं और उनकी पहलवानी की आवाज सुनकर इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। इसके बाद निक ऑड्री को बताता है कि शायद सार्जी हमें बताना चाहता था कि कर्नल ओलेंगा ने ही मैल्कम को मारा है, मगर सार्जी को किसी और ने मारा है, क्योंकि विंडो से भागते वक्त मैंने कर्नल को अपने रूम में ब्रश करते हुए देखा था। मगर तभी टीवी पर न्यूज आती है कि कर्नल ओलेंगा के बॉडीगार्ड की डेथ हो गई है और मर्डर के सस्पेक्ट निक और ऑड्री नाम के शख्स हैं। मगर निक वगैरह को स्पेनिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, तो वेटर ट्रांसलेट करके बताता है कि आप दोनों को देखते ही अरेस्ट करने के ऑर्डर निकाले गए हैं। इसके बाद ऑड्री को भी न्यूज रिपोर्ट से पता चल जाता है कि निक डिटेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुका है। तो अब ऑड्री काफी अपसेट है क्योंकि निक इतने टाइम से झूठ बोलता आ रहा है। इसके बाद चार्ल्स ऑड्री से कहता है कि तुम्हें इसी वक्त मोंटी कार्लो से जाना होगा, तुम मेरी वजह से फंसी हो और मैं ही तुम्हें इस झमेले से निकालूंगा। और ये सब सीन निक भी देख रहा होता है और वो काफी दुखी है। इसके बाद हमें इटली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चार्ल्स ऑड्री को रातों रात मोंटी कार्लो से निकाल कर ले आया है। चार्ल्स बताता है कि यहाँ पर मैल्कम की पुरानी विल पढ़ी जानी है, क्योंकि न्यू विल पर साइन करने से पहले ही मैल्कम मारा गया। जब चार्ल्स कहीं पे जा रहा होता है तब ऑड्री उसका पीछा करती है, मगर उसे रास्ते में निक मिल जाता है, जो कि सूजी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। यानी चार्ल्स और सूजी यहाँ पर मिलने आए हैं और ये दोनों जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। मगर तभी इन पर कोई फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और जब ये लोग बचकर बाहर आते हैं तो उन्हें सूजी दिखाई देती है, जो कि छुपते छुपाते कहीं जा रही थी और सूजी जल्दी ही भीड़ में गायब हो जाती है। जब निक और ऑड्री सूजी को ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें कार रेसर कार्लोस मिल जाता है और वो भी इनके साथ सूजी को ढूंढने लगता है। मगर सूजी पीछे से आकर इन पे गन तान देती है। मगर तभी सूजी को एक डांट आकर लगता है, जैसे आदिवासी लोग मूवी में यूज करते हैं, और ये हमला किसी नकाबपोश शख्स ने किया था। निक और कार्लोस मखौटे वाले पर्सन का पीछा करते हैं, मगर वो स्कूटी लेकर यहाँ से भाग निकलता है। वहीं सूजी अब तक मर चुकी थी और वहाँ खड़ी क्राउड ने सूजी की डेथ वीडियो बना ली थी, जिसमें निक और ऑड्री भी शो हो रहे थे। तो डिटेक्टिव अपने आदमियों से बोलता है कि अब तो निक और ऑड्री के खिलाफ हमें सबूत मिल गए हैं, यही कपल सभी को मार रहा है। इसके बाद निक और ऑड्री क्वींस विला की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब चार्ल्स कर रहा है। जब निक और ऑड्री चार्ल्स के रूम में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि चार्ल्स भी मर चुका है, किसी ने उसे जहर दे दिया है। और अब इन दोनों को डर लगने लगता है, क्योंकि लास्ट क्लू भी अब मारा गया। अब क्या होगा, अब क्या करें? तो निक सजेस्ट करता है कि हम लोग सरेंडर कर देते हैं, भागते हुए मरने से तो ये अच्छा है, और मैंने सुना है कि इटालियन जेल का खाना भी बहुत अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मस्त ऐश करेंगे। मगर ऑड्री कहती है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते और हमें ये केस सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों मस्त सी ड्रेस पहनकर उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे, जो कि याच पार्टी में मौजूद थे, और वो लोग अभी तक जिंदा हैं। निक बड़े कॉन्फिडेंस में सभी से कहता है कि हमने ये केस सॉल्व कर लिया और अब तक यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। तो निक और ऑड्री सभी को बताते हैं कि मैल्कम क्वींस फर्स्ट मरने वाला आदमी था और सभी को लगा कि टॉबी ने ही मैल्कम को मारा है, मगर टॉबी खुद भी मारा गया। और फिर हमें सार्जी ने बताया
कि मैल्कम को कर्नल ने ही मारा होगा, मगर हमने उस रात कर्नल को ब्रश करते हुए देखा था जिस वक्त सार्जी मारा गया, यानी कर्नल ओलेंगा एटलीस्ट सार्जी का मर्डरर तो नहीं है। वैसे मैल्कम मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया, फिर उसकी वाइफ सूजी भी मारी गई। निक बताता है कि हमने आज ही पढ़ा है कि फ्रेंच लॉ के हिसाब से चाहे कुछ भी हो जाए, वसीयत मरने वाले के बच्चों को इक्वली बंटती है, इंक्लूडिंग इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी। यानी बुड्ढा सूजी के नाम वसीयत कर भी देता, तब भी जायदाद उसके बच्चों में इक्वली बंटती। यानी इस समय कोई तो ऐसा है जिसे मैल्कम, टॉबी और सूजी की डेथ के बाद भी फायदा होने वाला है। और अब तक की जानकारी के हिसाब से मैल्कम के सिर्फ 2 ही बेटे थे, एक टॉबी और दूसरा मेडेलिन से हुआ बेटा जो कि पैदा होते ही मारा गया। मगर गाइस, मैंने न्यूयॉर्क में अपने फ्रेंड से मेडेलिन और उसके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट निकलवाया था, मगर ताज्जुब की बात है हमें सिर्फ मेडेलिन का ही डेथ सर्टिफिकेट मिला, यानी मेडेलिन का बेबी अभी भी जिंदा है। तो ओलेंगा बोलता है कि उस रात मैल्कम ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा मारा गया और मैल्कम को हमेशा से ही बेटा चाहिए था जो उसका वंश आगे बढ़ा सके। तो निक कुछ समझ जाता है और कहता है कि क्या हो कि अगर उस रात बेटे के बजाय एक बेटी ने जन्म लिया हो और उस बेटी को मैल्कम ने अपनाया न हो और सबसे कह दिया हो कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। निक फिर कुछ सोचकर ग्रेस से कहता है कि मिस ग्रेस बेलार्ड, आपका नाम पहले ग्रेस बटलर था, सही कहा ना मैंने? और बटलर वर्ड सुनते ही डिटेक्टिव बोलता है कि बटलर का फ्रेंच ट्रांसलेशन लेबोटिलियर होता है, और ये जानकर सबको अंदाजा लग जाता है कि ग्रेस मैल्कम और मेडेलिन की बेटी है जिसे मैल्कम ने अबेंडन कर दिया था और अब वो बदला और पैसा दोनों चाहती है। ग्रेस सेल्फ डिफेंस में कहती है कि मैं मैल्कम की मौत के समय वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। तो निक बोलता है कि तुमने रूम की लाइट ऑफ की होगी ताकि टॉबी मैल्कम को मार सके, और फ्रेंच लॉ के हिसाब से मैल्कम के बच्चे यानी तुम दोनों को पूरी वसीयत मिल जाती, मगर फिर तुम्हें लालच आ गया और फिर तुमने टॉबी को भी मार दिया ताकि मैल्कम की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। जब मैंने और मेरी वाइफ ने खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए सभी से सवाल करना स्टार्ट कर दिया तो तुमने हमें भी मारना चाहा, मगर सार्जी का बैड लक, वो हमारी जगह पे मारा गया। और फिर तुमने हमें लाइब्रेरी में मारने की कोशिश की थी और फिर मार्केट में भी, मगर उस बार तुम्हारे डांट से सूजी मारी गई और आखिर में तुमने चार्ल्स को भी मार दिया क्योंकि वो तुम्हारे बजाय सूजी को प्यार करता था। आखिर में ग्रेस कबूल कर लेती है कि वो मैल्कम की बेटी है, मगर वो इस बात के लिए साफ मना कर देती है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव निक और ऑड्री से कहता है कि प्लीज कोई एविडेंस प्रोवाइड कीजिए, वरना हम मैडम ग्रेस को किलर साबित नहीं कर पाएंगे। तो निक कहता है कि बड़े भाई, इतना हमने पता लगा लिया और सब हम ही प्रूव कर दें तो तुम काय बात के डिटेक्टिव हो? तो डिटेक्टिव बेशर्मी से कहता है कि या तो ग्रेस पर आरोप प्रूव कर दो, वरना मेरे हिसाब से तो तुम लोग ही किलर हो। जब ग्रेस यहाँ से जाने लगती है तभी ऑड्री को कुछ याद आता है और वो ग्रेस से अपना हेड उतारने के लिए कहती है। असल में गाइस, मार्केट में भागते वक्त निक ने उस मखौटे वाले शख्स के मखौटे पर एक प्लेट फेंक कर मारी थी, जिससे वो मखौटा टूट गया था और किलर के माथे पर चोट लग गई थी। और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रेस का हेड हटाता है, सबको उसके सर पर चोट का निशान दिख जाता है और अपना राज खुलने पर ग्रेस ऑड्री को हॉस्टेज बना लेती है। मगर निक जोश में आकर ओलेंगा की गन निकालकर ग्रेस के शोल्डर पर शूट कर देता है और ऑड्री को बचा लेता है, और इसके बाद केस लगभग क्लोज हो जाता है। इसके बाद विक्रम पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से सार्जी को ग्रेस ने मारा था, मगर उस वक्त तो ग्रेस मेरे साथ थी, तो फिर सार्जी को किसने मारा होगा? और ये सुनते ही निक और ऑड्री को ध्यान आता है कि कार्लोस को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उसने मेरी बात का सही जवाब कैसे दिया? यानी इन सीरियल मर्डर मिस्ट्री से कार्लोस भी शामिल था, उसने ही सार्जी को मारा था और उसने ही मार्केट में निक को गिराकर ग्रेस को भागने में मदद की थी, और चार्ल्स के मर्डर में भी वो शामिल था। तो इनकी बातें सुनकर डिटेक्टिव जल्दी से जाकर कार्लोस से भिड़ जाता है। तो कार्लोस डिटेक्टिव को होस्टेज बना लेता है और वो बताता है मैल्कम ने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी और मैंने तो उसकी फैमिली को ही मार डाला। इसके बाद कार्लोस डिटेक्टिव को कार में डालकर यहाँ से भाग जाता है। तो निक और ऑड्री यहाँ खड़ी धांसू सी फरारी लेकर कार्लोस का पीछा करते हैं, और ऑड्री तो बड़ी धांसू ड्राइविंग कर रही होती है। खैर, आंख बंद करके तो सभी धांसू ड्राइविंग कर लेते हैं। इसके बाद ऑड्री अपनी कार को कार्लोस की कार के नीचे घुसा देती है और फिर कार्लोस की कार एक जगह पे ठुक जाती है, मगर कार्लोस कार से निकलकर निक पर गन तान देता है और तभी एक टूर बस आकर कार्लोस का हैप्पी बर्थडे कर देती है। और कोइंसिडेंटली ये टूर बस वही थी जिसमें निक और ऑड्री यूरोप का टूर करने वाले थे। और फिर डिटेक्टिव निक और ऑड्री को थैंक्स बोलता है क्योंकि इनकी वजह से ही ये केस सॉल्व हो पाया। लास्टली डिटेक्टिव बताता है कि मैं न्यूयॉर्क में सिफारिश करूंगा कि तुम्हें डिटेक्टिव बना दिया जाए। और फिर लास्ट सीन में निक और ऑड्री
ट्रेन से मस्त नज़ारे देखते हैं और ये ट्रेन फेमस ओरिएंट एक्सप्रेस है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।